थैंक यू नसीब। सबसे पहले मुझे मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। माननीय भारत सरकार के महिला एंड और बाल विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री जी श्रीमती सावित्री ठाकुर मैडम, एनडीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी, एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा मैडम, माननीय डॉक्टर राजेंद्र विजय मुनि जी, डायस पे विराजमान महानुभाव और अभी सभी आदरणीय माननीय गणमान्य अतिथि भाई और बहनों, 2 दिन के पहले जो है माननीय डॉक्टर राजेंद्र मुनि जी आए मेरे पास और उन्होंने कहा नीलेश शुक्ला जी के साथ कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊं और अपनी बात कुछ रखूं। सबसे पहले तो मैं सुखी परिवार फाउंडेशन का बहुत ही अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा विषय लिया है जिस पे बात करने की ज़रूरत है और समाज में चेतना लाने की ज़रूरत है। और दूसरा, चूँकि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं बहुत वर्षों तक गुजरात में काम किया हूँ और आजकल दिल्ली में हूँ, तो मैं सबसे पहले जो हमारे कमांड से हमारी बहनें आए हुए हैं, वहाँ से जो भाई लोग आए हुए हैं, उनका दिल्ली में मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं 2-3 बातें, बहुत ज़्यादा मैं भाषण नहीं देना चाहता हूँ, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पहले सभी लोगों ने बोला और आई थिंक विषय पे हम सभी को थोड़ी बहुत समझ है, इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे इकट्ठा हैं, उनको सबको इस विषय की महत्वता के बारे में बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। पर 1-2 चीज़ जो है वो सोचने की और समझने की बात है। क्या समाज में, ऑफिस में कोई लड़की या कोई स्त्री ऑफिस नहीं आती है तो क्या वो बोल पाती है कि मैं अपने मासिक से मेरा चल रहा है या इस तरह की मुझे समस्या है, इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पा रही हूँ, या घर में बड़े बूढ़े बुजुर्गों के सामने बोल पाते हैं कि नहीं? अगर नहीं बोल पाते हैं और ये एक रियलिटी है, तो आई थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना, टैबू होना कि बात ना कर सके, आई थिंक ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इससे जो टैबू लगा हुआ है कि ये कोई बड़ी शर्म की बात है, आई थिंक उसको निकालना पड़ेगा। मैं एक बेटी का, मेरी भी एक बेटी है और आई टेल यू कि आज से 20 साल पहले मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मासिक के बारे में मैंने अपनी वाइफ के साथ बैठा कर, क्योंकि मैं सर्विस ज्वाइन करने से पहले मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैं रिसर्च कर रहा था। थोड़ा बहुत मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान है, थोड़ा बहुत जानकारी है, ज्ञान तो नहीं है, जानकारी है। तो मैंने अपनी बेटी को खुद समझाया। जब वो 14-15 साल की, 13 साल की हुई तो मैंने उसको खुद बैठा करके समझाया। मेरी वाइफ बैठी हुई थी और मैंने समझाया कि ये क्या होता है, मीन्स आपको तैयार होना है इसके लिए एंड यू शुड नो। पर सवाल ये है कि आज भी मैं देखता हूँ, मैं ऑफिस में देखता हूँ और मैं कई संस्थाओं को सपोर्ट करता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ कि इस चीज़ में बात करने में बहुत ज़्यादा झिझक है, बहुत ज़्यादा टैबू है। पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक दो फिगर देता हूँ और उसको सोचिए। पूरे दुनिया की रफली 50% से ज़्यादा महिलाएं, 8 बिलियन पीपल नहीं, और मतलब कितना, 8,000 करोड़ लोग पूरे दुनिया में, और हम लोग जो है उसके बारे में जो है नहीं बात कर, सॉरी 800 करोड़ लोग जो हैं, और हम लोग उसके बारे में नहीं बात करते हैं। तो 50% महिलाएं, हर महिला
एक सर्टेन एज से, जैसे 15, 16, 17 साल से लेकर 40, 42, 45 साल तक हर महीने जब उसकी प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये ब्लीडिंग होती है। नहीं, हर महीने अपने शरीर से एक महिला करीब करीब 150 से 170 मिलीलीटर ब्लड, और वो ब्लड जो है वो इम्प्योर नहीं है, मतलब वो ब्लड कोई ख़राब ब्लड नहीं है, हर महीने उसके शरीर से निकलता है। इसका मतलब ये है कि आज एक डेटा बताता है कि पूरे विश्व में जो है इस समय 50% से ज़्यादा महिलाएं जो है वो एनीमिया मीन्स हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसकी वजह से उनको कमजोरी रहती है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बस क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग ऐसे बैठे हुए, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूँ। आप ये सोचिए 17 साल से लेकर के 40-45 साल तक हर महीने ब्लीडिंग होती है, पर प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? 15, 16, 17 साल के पहले नहीं होती है, 40-45 साल के बाद नहीं होती है, और इस पीरियड में जब प्रेगनेंसी होती है उस समय नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि इस फील्ड में जो मैं पहली बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जानकार लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी रिसर्च की ज़रूरत है, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता दें, महिलाओं में जो स्तन होता है, ब्रेस्ट होता है, और जो यूटेरस है उसका जो सेल है, उसकी दोनों की ओरिजिन सेम है, दोनों की सेम है। आपके ब्रेस्ट का और आपके यूटेरस का दोनों को ओरिजिन सेम है। और दूसरी चीज़ होती है, एक बीमारी होती है, एंडोमेट्रियम कहलाती है, एंडोमेट्रियोसिस कहलाती है। उसमें जो है यूटेरस का जो ये टिश्यू होता है, जब ये बाहर निकलता है, ये कभी कभी गलती से शरीर में सर्कुलेशन में अंदर चला जाता है और कहीं जाके रेटिना में, आँख में, मतलब ब्रेन में कहीं जा कर के वो फिक्स हो जाता है। तो क्या होता है कि जब आपको महीना होता है तो ये करीब करीब 1 लाख स्त्रियों में से एक को ऐसी बीमारी होती है, एंडोमेट्रियोसिस। तो जब ब्लीडिंग यूटेरस में होती है, महीना होता है, उस समय आपके आँख में या ब्रेन में जहाँ ये टिश्यू फंस जाता है वहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है। पहली बात। दूसरा पहलू है, जैसा मैंने कहा, स्तन और यूटेरस दोनों जो है सेम ओरिजिन है, पर जब माहवारी होती है तो यूटेरस से ब्लड निकलता है, बट ब्रेस्ट से ब्लड नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूटेरस में कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी प्रोटीन और कॉलमोडिलिन, उसको प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो बॉडी में हार्मोन होता है, उसकी वजह से ये ट्रिगर होता है और ये ब्लीडिंग होती है, ये माहवारी होती है। जब नहीं होती है तो आसमान नहीं गिरता है, पहले नहीं होती तो भी आसमान नहीं फटता है, बाद में नहीं होती तो भी नहीं होता है, प्रेगनेंसी में नहीं होता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको रिसर्च करने की ये ज़रूरत है कि यूटेरस में महिलाओं के वहाँ पे कौन सी ऐसी लोकली अवेलेबल कोई ऐसी प्रोटीन, ऐसा कोई हार्मोन, ऐसी क्या चीज़ है कि जो हार्मोनल चेंज के साथ ब्लीडिंग यहाँ होता है, और वो टिश्यू कहीं भी होगा तो होगा, पर यूटेरस में होता है, पर ब्रेस्ट में नहीं होता है। अगर इसको हम मालूम कर लें, क्या हो सकता है? जैसा कि आप कभी लोग जानते हैं कि माहवारी में कभी कभी जो आप ये कॉपर टी यूज करते हैं या इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं, आईयूडीज बोलते हैं, कभी कभी महीने के बीच में भी ब्लड निकलता है। अगर ये मालूम हो जाए तो आप उसको रोक सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो हर महीने इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है उसको भी रोका जा सकता है। इसका मतलब ये है, बड़ा छोटी सी मतलब है, आपका एनीमिया को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सी महिलाएं जो अपने कॉपर यूडी को निकलवा देती हैं, क्योंकि बिकॉज इंटरमिनिस्ट्रल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं वो होता है, जिसकी वजह से सामाजिक वो है। और भी कई इसके फ़ायदे हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में मेंसेस इंड्यूसर की तरह यूज हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस जो कहीं ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल किया सकता है। पर समाज में ये टैबू होने की वजह से, शर्मिंदगी होने की वजह से इस पे बात नहीं होती और रिसर्च नहीं होती। इसका मुझे बताने का सिर्फ एक ही वो था कि अगर हम इस शर्मिंदगी को छोड़ दें, ऐसी जगहों पे बातचीत हो, तो इस जो ये सबसे बड़ा हेल्थ इशू है इसको सॉल्व किया जा सकता है, काफ़ी हद तक एड्रेस किया सकता है, काफ़ी टैकल किया सकता है।
दूसरा मेरा सौभाग्य रहा, जैसा मैंने बताया कि और मैं गुजरात में काम किया और मैं पहली पोस्टिंग में डांग में था। वहाँ से मेरे भाई बहन जो लोग आए हुए हैं उन्होंने, आप ही के बगल में देवगढ़ बारिया है, मैं वहाँ पर पोस्टेड था 1990, 91, 92 में मैं वहाँ था। और मैंने पहली बार देवगढ़ बारिया में गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। और मुझे पहली बार जो है, आप सोचिए कि मैं भारत के सबसे बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, वहाँ से निकल के ट्रेनिंग करके वहाँ पहुँचा था। उसी सितंबर के महीने में मेरी बेटी पैदा हुई थी, सितंबर में 1990 में। मैं नवंबर में एक गांव में गया वहाँ पे, और एक कुछ घर वर की प्रॉब्लम थी, मकान इलीगल बन रहा था, कुछ चीज़ें थी। मैंने पहली बार एक स्त्री को देखा कि उसका एक छोटा बच्चा, साल सवा साल का, और 10 दिन का बच्चा गोद में, और उसके पास कपड़े मिनिमम, और उस ब्लड एंड पूरे शरीर पे, पैरों पे, हर जगह उसके ब्लड। तब मुझे पहली बार लगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उसी समय मैं अपने इस परिवार में बच्चे की वजह से इससे गुजर रहा था, कि मैंने पहली बार वहाँ पे अपने संबंधों को यूज करके मेडिकल फ्रेटर्निटी में वहाँ पे मेडिकल कैंप लगवाया। डांग में मेडिकल कैंप लगवाया। सूरत से डॉक्टर लाए, लायंस क्लब से, बहुत से फार्मा इंडस्ट्री से मेडिसिन ये वो करके करवाया। तब मुझे मालूम चला, जब वो कैंप लगा था, और आज भी मुझे याद है कि डांग डिस्ट्रिक्ट में उस कैंप में 1200 लोगों को पहली बार लाइफ में डॉक्टर से मिल रहे थे। वो 1200 लोग, 1200। और आप में से जो गुजरात की बहनें हैं, आप लोगों को पता हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने चिरंजीवी योजना शुरू किया, आप लोगों ने सुना होगा। और मैं, जो मेरे शहर से यहाँ से भाई बहन बैठे हुए, मैं आप लोगों को बता दूं कि 2006-07 में गुजरात में सिर्फ 46% महिलाओं को डिलीवरी के टाइम, जब बच्चा पैदा करते हैं उस समय, सिर्फ प्रदेश के 46% महिलाओं को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती थी, मीन्स डॉक्टर या कोई होता था। आज क्या है कि आपको गुजरात में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी, पर लेट्स गो बैक। 2006-07 में सिर्फ 100 में से 46, और ट्राइबल एरिया में ये और भी कम था, क्योंकि ट्राइबल एरिया में आदिवासी जो हमारे जनजाति भाई बहन हैं, वहाँ पे डॉक्टर के पास ना जाना या डॉक्टर की हेल्प ना लेना, एंड ऑल दोस थिंग। और हम लोगों ने 2006 में ये जल चिरंजीवी योजना शुरू किया। सीधी सी बात ये थी कि महिलाओं को, कोई भी ट्राइबल आदिजाति महिला को, उसका पति, उसका फादर, मदर, कोई भी आदमी किसी भी डॉक्टर के पास ले जाए, किसी भी डॉक्टर, और वो अगर प्रेगनेंसी टेस्ट होता, प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद अगर वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस समय हम लोगों ने एक प्रोविजन किया कि डॉक्टर जो है 50 रुपया उस आदमी को देगा, प्रोत्साहन की तरह, और एक SMS के थ्रू एक सिस्टम पे एक मैसेज देगा, ये नाम है, ये पति का नाम है, गांव का नाम है, ये घर का नाम है, ये ऑल दोस डिटेल। और फिर अगले 6, 7, 8 महीने वो डॉक्टर जो हैं उन महिला का ख्याल रखेंगे, डिलीवरी करवाएंगे, और जब डिलीवरी हो जाएगी तो डॉक्टर के अकाउंट में 1850 रुपया ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता था। इसको मैं छोटी सी एक बताऊं, इससे हुआ क्या। इसको हमने 5 जिलों में, आदिवासी भाई बहनों के जो जिले हैं 5 जिलों में शुरू किया, और अगली बार 11 जिलों में शुरू किया। पहली साल 29,000 महिलाओं को ज़िंदगी में पहली बार डॉक्टर मिले, और वहाँ पे उनको, चाहे वो मिनिस्ट्रियल हेल्थ हो, चाहे मिनिस्ट्रियल हाइजीन हो, वो शुरू किया। और आप लोगों को खुशी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय जब मुख्यमंत्री, इस स्कीम को उन्होंने अगले तीसरे साल पूरे स्टेट में करवाया। पूरे स्टेट में सिर्फ 51 करोड़। आप नॉर्मल सोचिए कि अगर आपको सबको डिलीवरी के टाइम में डॉक्टर की फैसिलिटी उपलब्ध करानी है, तो आपको इतने PSC बनाने पड़ेंगे, इतने CSC बनाने पड़ेंगे, इतने क्लिनिक बनानी पड़ेगी, इतने डॉक्टर चाहिए, इतने पैरामेडिक चाहिए, इतना पैसा चाहिए। इस मॉडल से 3 साल में गुजरात में जहाँ 46% महिलाओं को इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती थी, 3 साल के बाद 97% महिलाओं को इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती थी।
और सालाना खर्च होता था सिर्फ 51 करोड़ रुपया, 51 करोड़ रुपीज और ये होता। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गुजरात में न्यूट्रिशन की वजह से कई और फैक्टर से हमारा जो IMR है, MMR है, काफ़ी पुअर हुआ करता था। आई थिंक दैट ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आप लोगों को यहाँ कमांड से, अगर आपने कच्छ से और अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया से आए हों, आप लोगों ने सुना होगा कि आपके स्कूल में उस समय हर स्कूल में वाश पे, वाटर पे, सैनिटेशन पे, हाइजीन पे प्रोग्राम शुरू किया गया, इंक्लूडिंग सैनिटरी नैपकिन्स, इंक्लूडिंग इंसिनरेटर, कि उसको जलाया सके। अगर आप में से कोई द्वारका टेम्पल गए हो तो द्वारका टेम्पल जाने से पहले, उससे जस्ट पहले, मंदिर से पहले 2004 में ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे काम करने का मौका मिला कि हमने वहाँ पे स्वच्छता पे एक डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर बनाया कि कोई भी यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, कोई भी श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई जो मंदिर में आ रहे हैं, वो लोग देखें और वहाँ पे जो स्वच्छता का पार्ट है, म्यूनिसिपल हाइजीन का पार्ट है, उनको पहली बार जो है वहाँ वेंडिंग मशीन, बहुत ही कम पैसे में जो है 6 रुपए में जो है जो पूरे पैकेट मिलते थे, उन चीज़ों को शुरू कराया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप से कराया गया। ये सरकार की, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी जिसको कि हम लोगों ने वहाँ पे किया। पर एक तो चीज़ मैं जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसकी जो है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम मिनिस्ट्रियल हेल्थ और हाइजीन सही कर लें, अगर हम हर बच्चे को इसकी शिक्षा दे दें और सही ढंग से ये पालन हो जाए, तो सिर्फ उस महिला का, उस लड़की का, महिला का ही नहीं, पूरे परिवार का, घर का, बच्चों का, सबका स्वास्थ्य, सबका चीज़ें बेटर हो सकती है। इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा बेटर है। दूसरी चीज़ है कि जैसा आप लोग जानते हैं, मैं भी एक संस्था से जुड़ा हूँ और वहाँ पे अभी ऑफिस में छुट्टी को लेकर के कुछ एक मुद्दा आया, तो मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने ये कहा कि इस संस्था में एक प्रयोग करिए, हर महीने में हर लड़की को, हर स्त्री को 1 दिन के लिए ऑप्शनल जो है मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए, उसको मेंस्ट्रुअल लीव मिलना चाहिए। और उन्होंने उसको शुरू किया, काफ़ी अच्छा चल रहा है। कभी कभी दुरुपयोग भी होता है, दैट इज़ फाइन, बट एक प्रयोग है, ये चल रहा है, एक प्रयोग है, ये चल रहा है कि उनकी उस समय की ज़रूरत है और उसको वो किया जाए। जैसे कि स्कूल में आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कि स्कूल में जो ड्रॉप आउट है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, स्पेशली आदिजाति विस्तारों में, जनजाति भाइयों बहनों के विस्तारों में, क्योंकि वहाँ पे जो सैनिटरी नैपकिन से लगे इश्यूज हैं या मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसका एड्रेस नहीं हो पाता है शायद। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन, और इसकी वजह से काम भी हो। इनफैक्ट आई थिंक ये पार्ट आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा बिफोर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों पे महिलाओं पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया है, और आप देख रहे हैं कि चाहे वो माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, वो उस पर बात करेंगे, पर सरकार की तरफ से जो महिलाओं के स्वास्थ्य है, चाहे वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ हो, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी जो है आगे हुई है, और हमारे जो है हर तरह के जो इंडिकेटर हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक ही अपील है इस मौके पे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के जो एक शर्मिंदगी का माहौल, एक स्टिग्मा का माहौल है, उसको हमें ज़रूर हटाना चाहिए और उसमें हम सभी को काम करना चाहिए। जहाँ तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सवाल है, जिसमें आपको इतना बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस देश में हर व्यक्ति का मानवाधिकार सुरक्षित रहे, उसके लिए काम करता है, और उसमें महिलाएं, बच्चे, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और इस पर आप महिलाओं के इश्यूज़ पर, उनके हेल्थ के इश्यूज़ पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, हमारे पास एक वर्किंग ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जो साथ में काम करता है, और हम लोग उस पर जो है सरकार के साथ मिलजुल करके, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिल करके काम करते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच, एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी फिट अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू।